पिछली कक्षा में हमने प्रत्यास्थता की परिभाषा, प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ, वैज्ञानिक हुक थे। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा प्रतिबल और विकृति के बारे में संबंध जानने की कोशिश की। तो उन्होंने विभिन्न प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकाला जिसको हम हुक्स लॉ के बारे में जानते हैं। हुक ने प्रयोग किया कि किसी पतले लंबे तार के ऊपर जब हम जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें विकृति बढ़ती जाएगी। तो इसको जो नियम है उसको इस बारे में परिभाषित किया है, प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो वहां पर एक नियतांक लगाएंगे, बराबर का निशान आ जाएगा और यहां पर एक समानुपाती नियतांक लग गया E। इसका मतलब प्रतिबल बराबर नियतांक इंटू विकृति। जब हम इस नियतांक को ज्ञात करना चाहते हैं तो विकृति को प्रतिबल के नीचे लाएंगे। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनता है प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर E, जो कि एक नियतांक है और इसे कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिक कांस्टेंट। तो फाइनली जो हुक्स लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु में बल लगाने पर उत्पन्न होने वाला प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जब उन्होंने अपने प्रायोगिक निष्कर्षों को ग्राफ पर प्लॉट किया तो एक्स अक्ष पर रखा विकृति, वाई अक्ष पर रखा प्रतिबल, और जब दोनों के अंदर ग्राफ खींचा गया तो प्रारंभ में जैसा यहां लिखा है प्रत्यास्थता सीमा में इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट से ऊपर यह लॉ काम नहीं करता है। इलास्टिक लिमिट के भीतर भीतर प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। देखिए ये एक सरल सीधी रेखा जा रही है, मतलब जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति भी बढ़ रही है। ये हुक्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट जो नियम बना है कि जैसे जैसे हम प्रतिबल बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी और एक सरल रेखा में हमें ग्राफ प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बिंदु ई तक पहुंचते हैं, यहाँ ई बिंदु है प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। जैसे ही हम प्रतिबल बढ़ाते हैं और एक बार ये इलास्टिक लिमिट तक पहुंचता है उसके बाद हुक्स लॉ काम नहीं करेगा। देखिए ये सरल रेखा का जो पैटर्न है वो ई बिंदु के बाद बदल गया है, मतलब अब यहाँ हुक्स लॉ काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हुक्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर कुछ वेरिएशन सा आ रहा है। तो इलास्टिक लिमिट के पश्चात जब अब हम प्रतिबल नहीं बढ़ा रहे हैं उसके बावजूद बिना प्रतिबल बढ़ाए भी तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, अनियमित वृद्धि हो रही है, और एक लिमिट एफ का मतलब है विच्छेदन बिंदु, फ्रैक्चर पॉइंट। एक बिंदु F तक आने के पश्चात वो तार टूट जाएगा, उसे हम कहते हैं विच्छेदन बिंदु। तो विच्छेदन बिंदु की स्थिति पर जो उस समय जो प्रतिबल लगेगा उसे हम कहते हैं विच्छेदन प्रतिबल। तो विच्छेदन प्रतिबल तक की पोजीशन तक आने के बाद तार जो है हमारा वो टूट जाता है। तो इस प्रकार इसमें हमने इलास्टिक लिमिट को डिफाइन किया है, हुक्स लॉ को डिफाइन किया है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है परंतु प्रत्यास्थता सीमा के भीतर भीतर। प्रत्यास्थता सीमा के पार अगर हम चले जाएंगे तो बिना प्रतिबल बढ़ाए भी विकृति बढ़ती जाएगी। विकृति देखिए ये प्रतिबल अब नहीं बढ़ रहा है लेकिन विकृति पैरेलल में बढ़ रही है। तो इस प्रकार विकृति बढ़ती जाएगी और इस प्रकार ये हमारा प्रतिबल और विकृति का जो परिणाम है वो हुक्स लॉ के रूप में दिया गया है। जैसा हमने देखा है कि अब प्रतिबल और विकृति का अनुपात बन गया प्रत्यास्थता गुणांक E। हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की विकृति होती है वस्तु की साइज एंड शेप के अनुसार, उनकी आकार और आकृति के अनुसार 3 प्रकार की विकृतियां होती है।
तो इसी उन्हीं के समकक्ष 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक हमें प्राप्त होते हैं। अनुदैर्ध्य लंबाई के अनुसार जो अनुदैर्ध्य विकृति है उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक यह है अनुदैर्ध्य विकृति के संगत। सेकंड आता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यह होगा आयतन विकृति के संगत। और तीसरा होता है ईटा, जो कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और यह होता है अपरूपण विकृति के संगत। हम तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक को अब विस्तार से क्रमशः पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक, इसका सिंबल Y से दिया जाता है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जैसा हमने अभी पढ़ा था कि यह अनुदैर्ध्य विकृति मतलब पतले और लंबे तारों के लिए होता है। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। जैसा कि हमने हुक्स लॉ ने पढ़ाई है कि प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो अगर हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अगर हमारा पदार्थ तार के पतले लंबे तार के रूप में है, तो उसमें लगने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, उत्पन्न होने वाली विकृति अनुदैर्ध्य विकृति होगी। तो उसके लिए यंग्स जो मॉडुलस है उसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। और इन दोनों अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा जैसा हुक्स लॉ में था, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। हुक लॉ में था, हुक्स लॉ क्या है, प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर E समानुपाती नियतांक। तो अनुदैर्ध्य के अनुदिश ये हो जाएगा y, इसे हम कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे हुए अनुदैर्ध्य विकृति। अब ध्यान दीजिए, एक पतला लंबा तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई है L वजन लगाने से पहले। बाद में हमने इसमें नीचे बल लगाया F बल जो होगा वो गुरुत्वीय बल वो होगा। अगर हमने M वजन लटकाया तो गुरुत्वीय बल लगेगा F बराबर M इंटू G। और इस तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है A पाई आर स्क्वायर, जहां पर R जो है इस पतले लंबे तार की त्रिज्या है। तो जब इसके ऊपर बल F बराबर mg लगाया जाता है तो इस प्रतिबल के कारण इसमें L स्मॉल l लंबाई की विकृति उत्पन्न होगी। तो इससे हम जो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला बनाएंगे वो होगा, यदि L मीटर लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार पर तनन बल F लगाने पर लंबाई में वृद्धि स्मॉल l मीटर हो तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा हमारा F अपॉन A, जैसा परिभाषा में हमने पढ़ा है। अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन बटे हुए प्रारंभिक लंबाई। तो स्मॉल l परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक लंबाई थी कैपिटल L, तो हमारी विकृति हो गई L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इसी तरह अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया F अपॉन A, मतलब एकांक काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन विकृति का अनुपात। तो जब हमने ऊपर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का इसमें मान रखा F अपॉन A और L अपॉन L, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है, ये जो सबसे नीचे L है
कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई ये सबसे ऊपर गुणांक चला जाएगा और एरिया और स्मॉल एल ये नीचे रहेंगे। वापस हमने जब एफ का मान mg, कैपिटल एफ का जो मान था mg वो रखा हमने mg इंटू कैपिटल एल। ए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसकी वैल्यू रखी हमने पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। तो ये हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला प्राप्त होता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इस प्रकार यह बहुत एक जनरल फॉर्मूला है। इसी के अंदर हम एक कंडीशन अप्लाई होती है वो देखेंगे, जिससे हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एक और परिभाषा भी प्राप्त होती है। यदि हम इस एल लंबाई के तार पर इतना बल लगाएं कि इसमें इस एल लंबाई के बराबर ही लंबाई में वृद्धि हो जाए, मतलब प्रारंभिक लंबाई से प्रतिबल लगाने पर अगर लंबाई दुगुनी हो जाए, मतलब स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल हो जाए, और उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया भी एकांक कर देवें, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हमें प्राप्त होगा y बराबर एफ एल अपॉन ए एल, जहां पर हमने अगर कैपिटल एल और स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि दुगुनी हो गई, मतलब दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कट जाएंगे, एरिया का मान भी 1 रखा है तो 1 हो जाएगा। तो यहां देखिए प्राप्त होगा हमें y बराबर f इंटू कैपिटल एल स्मॉल एल कैंसिल हो जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू अगर हमने एकांक रख दी तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा f, मतलब किसी पदार्थ के तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस प्रतिबल लगाए गए उस प्रतिबल के बराबर होता है जो उस तार की लंबाई को दुगुना कर दे। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, किसी भी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस प्रतिबल के या लगाए गए बल के बराबर होता है जो एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई में दुगुनी वृद्धि कर दे, मतलब जितनी प्रारंभिक लंबाई उतनी ही बाद में विकृति उत्पन्न हो जाए, तो वो लगाया गया बल यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आयतन के अकॉर्डिंग, आयतन के अनुदिश जो बनने वाला प्रत्यास्थता गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसका सिंबल हम बताते हैं K से, और इसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। किसी भी वस्तु, मान लीजिए एक प्रारंभ में वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन है कैपिटल V, इस पर हमने सभी ओर से बाह्य बल F लगाने पर यदि इसके आयतन में कमी हो जाती है स्मॉल डेल्टा V, प्रारंभिक आयतन कैपिटल V, बल लगाने के प्रतिबल लगाने के बाद में रह जाता है अपना आयतन स्मॉल डेल्टा V। तो बल्क मॉडुलस का जो अपना, जिस तरह अपन ने देखा था कि प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा आयतन प्रतिबल बटे हुए आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल, यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है और इस पर समान प्रतिबल F लगाने पर आयतन प्रतिबल, आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो, तो आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति बराबर K। यहां प्रतिबल की परिभाषा हो जाएगी F अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला बल, और आयतन विकृति हो जाएगी प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन बटे हुए प्रारंभिक आयतन, तो वो हो जाएगा आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बटे हुए प्रारंभिक आयतन कैपिटल V। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो कैपिटल V है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, F इंटू V अपॉन डेल्टा V इंटू A। ये इस सूत्र का सरलीकरण हो गया। एक यहां पर अब हम देख रहे हैं माइनस ऋण चिन्ह आ रहा है, जो कि पिछले यंग प्रत्यास्थता गुणांक में नहीं आया था। यंग प्रत्यास्थता में लंबाई में वृद्धि हो रही थी, बल में वृद्धि के, प्रतिबल में वृद्धि के साथ लंबाई में वृद्धि हो रही थी, इसलिए वहां ऋणात्मक चिन्ह नहीं आया।
परंतु यहां पर हमारा प्रतिबल बढ़ाने के साथ आयतन में कमी हो रही है। मतलब एक राशि बढ़ाने से अगर दूसरी राशि में कमी होती है तो यहां हम ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं। इसलिए यह जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये बता रहा है कि आयतन में कमी हो रही है प्रतिबल बढ़ाने पर। तो K बराबर माइनस एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। जब इसको हम हल करेंगे तो F अपॉन ए एकांक काट क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, इसे हम दाब से भी बता सकते हैं, प्रेशर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो इस प्रकार हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को समझ सकते हैं। तीसरा वाला प्रत्यास्थता गुणांक होता है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, जिसको हम सिंबल ईटा से दर्शाते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीसरे वाला प्रत्यास्थता गुणांक जो कि अपरूपण विकृति से संबंधित है, जब हम किसी वस्तु के अंदर अपरूपण प्रतिबल लगाने पर अपरूपण विकृति आती है तो उसके संगत जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा उसे हम कहते हैं अपरूपण दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का अपरूपण या दृढ़ता गुणांक ईटा कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल बटे हुए अपरूपण विकृति। अपरूपण गुणांक अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। देखिए मान लीजिए चित्र यह है, मान लीजिए प्रारंभ में कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन v है। इस वस्तु को हमने नीचे से क्लैंप कर रखा है, जकड़ रखा है। अब इसके ऊपर यदि हमने नीचे के सिरे से जकड़ के ऊपरी सतह पर अगर हम स्पर्श रेखीय बल F ऊपर सतह के पैरेलल लगाएंगे तो इस वस्तु की न तो लंबाई में परिवर्तन होगा न इसके आयतन में परिवर्तन होगा, केवल परिवर्तन होगा इसकी शेप में, आकार में चेंज होगा। और वो आकार में जो परिवर्तन होगा उसके संगत ये वस्तु थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसके कारण इसकी ये जो सतह है यहाँ पर इसमें फाई एंगल की विकृति उत्पन्न होगी। इसी को यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। वस्तु क्लैंप फिक्स्ड है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल F लगाने पर इसके अंदर फाई एंगल रेडियन से इसके अंदर अपरूपण विकृति उत्पन्न हो रही है। इस कोण का मान निकालने के लिए हम ये निकाल सकते हैं। कोण का मान होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अगर इधर परिवर्तन x है, इधर परिवर्तन, इधर जो कुल लंबाई d है, तो कोण में परिवर्तन अपन नाप सकते हैं x अपॉन d से। तो हमारा ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा अपरूपण प्रतिबल F अपॉन a, अपरूपण विकृति जो वस्तु में उत्पन्न हुई है फाई एंगल से। फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फाई कोण बराबर होगा x अपॉन d, क्योंकि कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे हुए त्रिज्या। बहुत अत्यंत कम परिवर्तन होने पर इसे हम चाप को, इतनी सी दूरी को भी चाप के रूप में x मान सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास कोण फाई बराबर x अपॉन d। इससे हमें ईटा का फॉर्मूला जो प्राप्त होगा F अपॉन ए अपॉन x अपॉन d। इसे हल कर लेंगे तो हमें ईटा का फॉर्मूला मिल जाएगा F इंटू डी अपॉन x अपॉन ए। इसे हम ज्ञात कर, इस तरीके से हम ईटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक स्पेशल केस, यदि स्पर्श प्रतिबल इतना लगाया जाए कि फाई एकांक रेडियन की विकृति उत्पन्न हो, यदि फाई की वैल्यू केवल 1 रेडियन हो तो ईटा बराबर हो जाएगा F अपॉन ए। नीचे की वैल्यू जो यहाँ फाई है ये 1 हो जाएगा, तो ईटा बराबर बच जाएगा केवल F अपॉन ए। तो यहां से हमें एक और परिभाषा मिलती है, वह स्पर्शीय प्रतिबल जो वस्तु में एकांक रेडियन का अपरूपण उत्पन्न कर दे उसे हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपना इलास्टिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पॉइसन निष्पत्ति, पॉइसन अनुपात। यह दो विकृतियों का अनुपात होता है
मान लीजिए एक L लंबाई का तार है, यहाँ वैसे पतला तार है, अपने को चित्र स्पष्ट देखने के हिसाब से इसको मोटा बनाया गया है। एक मान लीजिए L लंबाई का तार है, इस L लंबाई के तार पर यदि हम इसको खींचें, दोनों तरफ F बल लगाएं, तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसकी अनुदैर्ध्य विकृति बढ़ेगी, अर्थात इसकी लंबाई बढ़ेगी, परंतु इसका आयतन तो स्थिर है, आयतन तो वही रहना है। तो जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो साथ ही साथ इसकी चौड़ाई, जो इसका अनुप्रस्थ काट है, वो श्रिंक होगा, वो व्यास जो है थोड़ा सा कम होगा। तो इस प्रकार एक पतले लंबे तार में यदि हम लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें दो प्रकार की विकृतियां एक साथ उत्पन्न होती है। एक होती है उसमें लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य विकृति, जो कि लंबाई बढ़ने के कारण लंबाई के अनुदिश होगी अनुदैर्ध्य। एक होगी इसकी चौड़ाई या मोटाई कम होने के कारण अनुप्रस्थ विकृति, जो पार्श्व विकृति होगी वो बल के परपेंडिकुलर, बल इस दिशा में है, लंबाई इस दिशा में बढ़ रही है, मोटाई इस दिशा में कम हो रही है, पार्श्व विकृति कहते हैं इसे, अनुप्रस्थ विकृति। अर्थात इसमें दो प्रकार की विकृतियां एट ए टाइम साइमल्टेनियस उत्पन्न हो रही है। तो किसी पतले लंबे तार पर बल F बराबर mg लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि एवं व्यास या मोटाई में कमी होती है। इस प्रकार से इसमें दो विकृतियां एक साथ उत्पन्न होगी। पहली होगी तार की प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, इसका सिंबल होता है अल्फा। यह है तार की लंबाई में वृद्धि। साथ ही दूसरा, तार के प्रति एकांक व्यास, पार्श्व विस्तार, या इसको हम कह सकते हैं मोटाई में परिवर्तन को अनुप्रस्थ पार्श्व विकृति कहते हैं, इसका सिंबल होता है बीटा। मतलब अनुदैर्ध्य विकृति का सिंबल हो गया अल्फा, अनुप्रस्थ विकृति का सिंबल हो गया बीटा। अब अपने बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। पॉइजन अनुपात क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी के अंदर, वो सारी बातें प्रत्यास्थता सीमा के भीतर है। इलास्टिक लिमिट अगर एक बार क्रॉस हो जाती है उसके बाद ये सारे रूल्स काम नहीं करेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में सारी इलास्टिक लिमिट के भीतर की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट के भीतर अनुप्रस्थ विकृति बीटा एवं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा के अनुपात एक स्थिर रहता है। इन दोनों विकृतियों, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात स्थिर रहता है। इसे ही, इस अनुपात को ही हम पॉइसन अनुपात या पॉइसन निष्पत्ति कहते हैं। यह सिर्फ दो विकृतियों का अनुपात है, एक जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो, दूसरा एक जो चौड़ाई में कमी हो रही है वो। तो इसका सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृति बटे हुए अनुदैर्ध्य विकृति, बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा विकृति का क्या फॉर्मूला होता है? हमारी विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में या मोटाई में परिवर्तन बटे हुए प्रारंभिक मोटाई। तो यहाँ बीटा अपन मोटाई की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोटाई में परिवर्तन। देखिए ये प्रारंभिक मोटाई थी डी फॉर डायमीटर व्यास, बाद में बल लगाने के पश्चात बाद में जो बचा हुआ रह गया है व्यास मोटाई, वो रह गई डी माइनस डेल्टा डी। तो हमारा परिवर्तन हो रहा है यहाँ डेल्टा डी का, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब व्यास में परिवर्तन बटे हुए प्रारंभिक व्यास। एक बार फिर यहाँ माइनस सिंबल आ रहा है, जो ये बता रहा है कि एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि कम हो रही है। एक भौतिक राशि बढ़ रही है बल बढ़ाने पर, दूसरी भौतिक राशि इसका व्यास में कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाया गया है। तो ये हमारी अनुप्रस्थ विकृति हो गई माइनस डेल्टा डी अपॉन डी।
नीचे आ रहा है अनुदैर्ध्य विकृति, जिसका सिंबल है अल्फा। अनुदैर्ध्य विकृति हम जानते हैं, विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे हुए प्रारंभिक लंबाई। तो प्रारंभिक लंबाई थी हमारी ये कैपिटल एल, बाद में बल लगाने पर इसमें परिवर्तन हो जाता है, कुल लंबाई हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल। लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा सिर्फ डेल्टा एल। तो हमारा अनुदैर्ध्य विकृति का अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बटे हुए प्रारंभिक लंबाई एल। इसी फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में एल है नीचे फोर्थ नंबर पे वो सबसे ऊपर चला जाएगा माइनस डेल्टा डी के पास, ये हो जाएगा माइनस एल इंटू डेल्टा डी, और नीचे सेकेंड एंड थर्ड का टर्म एक साथ आ जाएगी स्मॉल डी इंटू डेल्टा एल। तो इस प्रकार ये हमारा पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। अब यह पॉइसन अनुपात दो विकृतियों का अनुपात है। विकृति अपने आप में एक विमाहीन राशि है, वापस दो विकृतियों का अनुपात भी वापस एक विमाहीन राशि प्राप्त होगी। इसके अंदर कोई विमा प्राप्त नहीं होगी, विमाहीन राशि, इसकी विमा हम लिख सकते हैं m0 l0 t0। यह एक विमाहीन राशि है और यह दोनों विकृतियों का अनुपात प्राप्त होता है हमें। इस सिग्मा का जो मान है पॉइसन अनुपात का मान सदैव -1 से +0.5 के मध्य ही प्राप्त होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे पॉइसन रेशियो पर आधारित। प्रश्न है अनुदैर्ध्य विस्तरण एवं पार्श्व संकुचन पर यदि किसी नमूने का आयतन नियत रहता है तो सिद्ध कीजिए कि पॉइसन अनुपात 0.5 होगा। यहां हमें एक सिद्ध करना है कि एक पतला लंबा तार है, एक मान लीजिए पतला लंबा तार है, इसके अंदर जब हम लंबाई में वृद्धि होगी तो पार्श्व संकुचन होगा। मान लीजिए लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल है तो इसके पार्श्व संकुचन जो व्यास त्रिज्या है उसमें मान लीजिए पार्श्व संकुचन है डेल्टा आर। तो यह पतला लंबा तार जो है यह एक बेलनाकार आकृति का होगा। तो बेलनाकार आकृति और यहां हमें दिया हुआ है आयतन नियत रहता है, मतलब आयतन के फॉर्मूले से हमें इसको पॉइसन रेशियो ज्ञात करना है। तो ये पतला लंबा तार जो है वो बेलनाकार है, बेलनाकार आकृति में आयतन होता है V बराबर πr²h। यहां यदि हमारे तार की लंबाई L है तो हमें V मिल जाएगा πr²L। तो माना कि प्रारंभिक आयतन V बराबर πr²L है। जब इस पर हमने वजन लगाया या बल लगाया तो इसके अंदर लंबाई में वृद्धि होगी और चौड़ाई मोटाई में कमी होगी। तो उसके अनुदिश इसमें दो प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होगी। उन्हें ज्ञात करने के लिए हम पहले वॉल्यूम जो आयतन है इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर वॉल्यूम, यहां इस फॉर्मूले में हमें दो चर राशियां हमारे पास है, पाई एक स्थिरांक है, त्रिज्या भी एक चर राशि है, एल भी हमारा एक चर राशि है। तो हमें एक बार आर त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, एक बार लंबाई एल के सापेक्ष। तो इधर वी है, वी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो डेल्टा वी बराबर पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि एक स्थिरांक है। अब पहले हम इस r² के सापेक्ष अवकलन करेंगे जो हमें प्राप्त होगा 2r डेल्टा आर। तो r के सापेक्ष अवकलन हुआ और ये l ऐसे का ऐसे इसमें बच गया, प्लस अब की बार हम l के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r² ऐसा ही रह जाएगा। तो r² डेल्टा l, ये हमें अवकलन करने पर फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब प्रश्न में कह रहा है आयतन नियत रहता है। आयतन नियत रहने का मतलब आयतन में परिवर्तन डेल्टा v विल बी 0। तो जब डेल्टा v इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस फैक्टर को जब हम 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 इक्वल टू पाई 2r डेल्टा r डॉट l प्लस r² डेल्टा l।
ये पाई भी 0 की तरफ चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास अल्टीमेट लास्ट में जो फैक्टर बचेगा और एक r से एक r स्क्वायर ये कैंसिल होगा। हमारे पास अभी फैक्टर बच रहा है 2r डेल्टा r डॉट l प्लस r स्क्वायर डेल्टा l बराबर 0। पक्षांतरण करके हम इस फैक्टर को उस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2r डेल्टा r डॉट l बराबर माइनस r स्क्वायर डेल्टा l। एक r से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसको जमाना है कि किस प्रकार हमारा जो पॉइजन फॉर्मूला है, पॉइजन फॉर्मूला का हमारा जो फॉर्मूला रहता है बीटा अपॉन अल्फा, अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति के लिए अब हम इसको जमा देंगे तो हमें इस माइनस के साइन को इधर ले लेंगे हम, तो हमें इधर मिल जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, और इधर हम इस 2 को और एल को इधर नीचे ले जाएंगे तो इधर बचेगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1/2। देखिए ये 2 और एल इन दोनों को हम उधर ले गए आर के नीचे, डेल्टा एल के नीचे, और आर को हम इधर डेल्टा आर के नीचे ले आए हैं। ये माइनस साइन इधर लिख दिया हमने, आर के साथ इधर आ गया। अब जब हम इसको वापस जमाएंगे, हमें जमाना इसको इस फॉर्म में अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य। तो ये देखिए अनुप्रस्थ विकृति बन गई, ऊपर वाला ये जो फैक्टर है डेल्टा आर अपॉन आर, ये हो गई है हमारी अनुप्रस्थ विकृति, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन बटे प्रारंभिक त्रिज्या, ये हो गई अनुप्रस्थ विकृति। इधर बच गई हमारी अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे वे प्रारंभिक लंबाई। अब हम इसको सिग्मा के फॉर्मूले के रूप में जमा लेंगे तो हमें जो सिग्मा फॉर्मूला मिलेगा बीटा अपॉन अल्फा, मतलब माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, और इस पूरे फैक्टर को हम यूं का यूं इसके नीचे ले आएंगे तो हमारे पास इधर बचेगा डेल्टा एल अपॉन एल, और यहां रह गया केवल 1/2। तो जब हम इसको फॉर्मूले के रूप में जमाएंगे तो सिग्मा बराबर, ये देखिए माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, ये हो गया हमारी अनुप्रस्थ विकृति, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 1/2, जिसको हम हल करेंगे ये हमें मिलेगा 0.5। तो इस प्रकार पॉइजन अनुपात का मान 0.5 आ गया। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि यदि अनुदैर्ध्य विस्तरण और पार्श्व संकुचन पर नमूने का आयतन नियत रहता है, आयतन नियत का मतलब उसका हमने जो अवकलन किया तो आयतन में परिवर्तन 0 रहा, तो ऐसी स्थिति में पॉइजन अनुपात का मान 0.5 स्थिर रहता है।